हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में स्ट्रेट लाइन का अगला वीडियो लेकर के आए, अगला लेक्चर लेकर के आए सरल रेखा का। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सरल रेखा के बहुत सारे लेक्चर हो गए। तो हमने बताया था कि सरल रेखा जब तक मैथमेटिक्स रहेगी, आप और हायर क्लास की जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आगे वाली कक्षाओं में, इंटर में, ग्रेजुएशन में या कंपटीशन में, कहीं भी या प्रोफेशनल कोर्स के लिए जब आप मैथ पढ़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन का बहुत काम पड़ेगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ढंग से पढ़ा रहे हैं। वैसे भी हमने आपको बताया है, हर वीडियो में बताते हैं कि हमारे जो लेक्चर हैं, वीडियोज़ हैं, जो हमने चैनल बनाया था तभी हमने सोचा था कि ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होगा, आप लोगों को सिखाने के लिए होगा। और 100% हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को सिखा दें। इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो आप लोग तो फर्स्ट ईयर क्लास है, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंटर क्लास के आपको सारे चैप्टर के सारे वीडियोज़ मिलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट के वीडियोज़ मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के सलूशन मिलेगा। और कंपटीशन में जो एडवांस मैथ ज़रूरी होती है उसके भी वीडियोज़ मिलेंगे। जो ट्रिकी वीडियो होते हैं कंपटीशन के लिए एडवांस मैथ के, वो भी आपको मिलेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और देखिए हर वीडियो में बोलते कमेंट्स करिए। कमेंट्स करने में से क्या पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है। ये क्वेश्चन देखिए NCERT का है, गौर से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये NCERT बुक का है, NCERT क्वेश्चन है। और NCERT हमने आपको बताया था कि हमारे वीडियो में NCERT एग्जाम्पलर और अन्य बुकों के जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो सारे आपको मिलेंगे। जो अन्य बुक्स से अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आते हैं, हम गारंटी ले सकते हैं 90% बच्चे ऐसे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना, उनको बहुत ढंग से पढ़ा नहीं होता। तो फार्मेलिटी के लिए मैथ मत पढ़िए, लेकिन फार्मेलिटी के लिए पढ़ करके आप कुछ हासिल भी नहीं कर सकते। इसलिए मैथमेटिक्स को थोड़ा सा गंभीरता से पढ़िए। इसीलिए हम इतने सारे लेक्चर, इतने सारे, अभी 2-3 वीडियो और बनेंगे, बस इसके बाद स्ट्रेट लाइन खत्म हो जाएगी। फिर अभी से आप लोग कमेंट्स करके बताना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में आप पहुँचे स्ट्रेट लाइन के, तो आप लोग कमेंट्स करना अभी से शुरू कर दीजिए कि कौन सा वीडियो, कौन सा चैप्टर अब आगे आप पढ़ना चाहते हैं, उसी के वीडियो बना देंगे। तो कमेंट्स अभी से करना शुरू कर दीजिए बिल्कुल कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। और देखिए फिर से वही बात, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन NCERT का है, इसको बताएंगे, इसी के जैसा एक क्वेश्चन नोट करेंगे, बिल्कुल सेम इसी के जैसा एक क्वेश्चन नोट करेंगे। तो आपको लगाना होगा, ये देखिए NCERT बुक का है और बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी। आगे आए, रेखा x + 3y = 7 को समतल दर्पण मानते हुए, इस रेखा को समतल दर्पण मान लिया जाए तो बिंदु 3,8 का प्रतिबिंब ज्ञात करो। तो बिंदु 3,8 का इस रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब निकालना है। देखिए जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लो ये रेखा AB है, ये रेखा AB है, x + 3y = 7। इसको समझ लिया गया कि समतल दर्पण, ऐसे ये समतल दर्पण, इसको समझ लिया गया। अब बिंदु 3,8 देखिएगा, ये मान लो बिंदु है 3,8, इसका प्रतिबिंब बताना है। इसका प्रतिबिंब, इस रेखा को समतल दर्पण मान लिया जाए, अगर इस रेखा को समतल दर्पण मान लिया जाए तो बिंदु 3,8 का इस रेखा के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अगर बिंदु 3,8 को समतल दर्पण समझ लिया जाए तो इसको वस्तु समझ लिया जाए। मान लो ये कोई वस्तु है, जैसे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, इसको वस्तु समझ लिया जाए तो इस वस्तु का इस दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब बताना है। तो हमको ज़्यादा जानकारी तो नहीं है फिजिक्स में, लेकिन आपको बता दें, जैसे ये समतल दर्पण है, थोड़ा सा इधर चलिएगा, ये मान लीजिए समतल दर्पण है, ये कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा, जाके इसका प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। ये थोड़ा समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसका प्रतिबिंब इस साइड, आपको बताया गया होगा फिजिक्स में कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब मिलता है, लेकिन दूसरी साइड मिलता है। जैसे मान लो ये वस्तु Pn दूरी पर है, इतनी, ये दर्पण से ये दूरी Pn, तो इधर भी इतनी ही दूरी पर ये प्रतिबिंब मिलेगा NQ। मतलब जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। ये आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर मिलता है, लेकिन दूसरी साइड मिलता है, अपोजिट साइड मिलता है।
इसी से इस कॉन्सेप्ट से सवाल लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसी के जैसा एक क्वेश्चन अभी लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, वो सॉल्व करना होगा। लास्ट में लगभग आ पहुँचे, 2-3 वीडियो के बाद ये खत्म हो जाएगा, इसलिए कहते हैं वैसे कमेंट्स कर दीजिए कौन से चैप्टर की वीडियो बनाने। तो देखिएगा जरा गौर से, समतल दर्पण में क्या होता है। फिर से समतल दर्पण की ओर चलते हैं कि समतल दर्पण में दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, लेकिन दूसरी साइड बनता है। मान लो कि दर्पण से ये x दूरी पर है, दर्पण से x दूरी पर वस्तु है तो इधर x दूरी पर ही प्रतिबिंब होगा। अगर दर्पण से वस्तु की दूरी x है तो फिर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी x ही होगी। मतलब समतल दर्पण में दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब मिलेगा, लेकिन बस इतना फर्क होगा, वो प्रतिबिंब अपोजिट साइड मिलेगा, दूसरी साइड में मिलेगा। तो देखिए, अगर दर्पण से वस्तु की दूरी हमने मान ली x, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी क्या हो जाएगी x। इसका मतलब ये n क्या हो जाएगा, n बिल्कुल बीचों बीच हो जाएगा। तो कह सकते हैं n मध्य बिंदु हो जाएगा किसका, PQ का। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। n किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, PQ का, क्योंकि जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है। दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है, दर्पण से उतनी ही दूरी पर क्या है, प्रतिबिंब है, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब है। तो कह सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी जब बराबर है तो n क्या हो जाएगा, बिल्कुल बीच में हो जाएगा, बिल्कुल मध्य में हो जाएगा। इसको समझिए, फिर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन टफ नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। तो n क्या हो जाएगा, बिल्कुल बीच में हो जाएगा, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल मध्य में। किसके मध्य में हो जाएगा, PQ के मध्य में हो जाएगा, PQ के मध्य में हो जाएगा। तो कह सकते हैं जो n है ये PQ का मध्य बिंदु है। तो ये सिचुएशन देखिए, तो मान लीजिए, देखिए इसमें दर्पण यहाँ रेखा है, दर्पण से मान लीजिए वस्तु की, अरे यार, दर्पण से वस्तु की दूरी इसमें भी मान लो ये PN है। तो इधर ये प्रतिबिंब मिला जा करके, ये Q पर मिला, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, ठीक। तो देखिए ये PN दूरी और ये QN दूरी सेम होगी। अभी नहीं बताया कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होगा, लेकिन दूसरी साइड होगा। तो ये रेखा किसका काम कर रही है, प्लेन मिरर का काम कर रही। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण का काम कर रही। रेखा से वस्तु की दूरी कितनी है, ये PN, और रेखा से प्रतिबिंब की दूरी NQ है। तो आपको बताया जितनी दूरी ये, जैसे आपको बताया कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर ये प्रतिबिंब होगा। तो जितनी दूरी ये होगी PN, उतनी ही दूरी QN हो जाएगी। इसका मतलब PN बराबर QN। तो यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए PN बराबर QN, अर्थात यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, अर्थात जो n है, जैसे n PQ का क्या हुआ, मध्य बिंदु, क्योंकि बराबर n PQ का मध्य बिंदु है। अब देखिए गौर से देखिएगा, इससे सवाल लग जाएगा। इसी के जैसा एक अभी नोट करना है, तो ढंग से देखिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि प्रतिबिंब के निर्देशांक अल्फा की कामा बीटा है। देखिए वस्तु के निर्देशांक दिए गए हैं कि वस्तु के निर्देशांक 3,8 है, वस्तु के निर्देशांक 3,8 है। हमने मान लिए प्रतिबिंब के निर्देशांक अल्फा कामा बीटा है। तो अल्फा कामा बीटा ये हमें निकालना है। तो n क्या हुआ, देखो PQ का मध्य बिंदु n। हमने मान लिए कि प्रतिबिंब के निर्देशांक अल्फा कामा बीटा है, तो यही अल्फा कामा बीटा ही हमें ज्ञात करना, यही अल्फा कामा बीटा प्रतिबिंब के निर्देशांक ही हमें ज्ञात करने हैं। ये अल्फा कामा बीटा, ये प्रतिबिंब के जो निर्देशांक हैं यही हमें ज्ञात करने, यही हमें निकालने। तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर अभी आपको बताया था कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु, दर्पण से उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। तो PN बराबर QN, जब ये उधर भी समझाया था, PN QN के बराबर हो गया तो n क्या हो गया, PQ का मध्य बिंदु। तो देखिए n के निर्देशांक निकाले जाएं, n के निर्देशांक, n PQ का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये देखिएगा तो n के निर्देशांक क्या आएंगे, x1 + x2, x1 + x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2, y1 + y2/2।
ये n के निर्देशांक आ गए। देखिए हमें इस आंसर किसका चाहिए, इसी अल्फा और बीटा का चाहिए। तो बहुत गौर से देखेंगे, बहुत सरल सवाल होता है, लेकिन बच्चों को 90% बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि ऐसे प्रतिबिंब वाले सवाल कैसे लगाने। और हमने आपको बताया कि हमारे वीडियो में कुछ छूटेगा नहीं, मैं कोशिश करूँ कि आपको 100% दूँ, 100%, क्योंकि हमने पहले ही बताया फॉर्मेलिटीज़ के लिए वीडियो बना ही नहीं रहे। अब देखिए तो n के निर्देशांक आ गए, हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, क्योंकि यही प्रतिबिंब के निर्देशांक। अब अगर देखा जाए तो जो n है, ये n, क्योंकि अभी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पूरा समझना है। अगर देखा जाए तो ये जो n है वो रेखा AB पर स्थित है, या कह सकते हैं रेखा AB n से होकर जाती है। जो n वाला बिंदु है वो रेखा AB पर स्थित है, या कह सकते हैं कि जो n है वो रेखा AB पर स्थित है, या रेखा AB n से होकर जाती है। हमने आपको बताया था कि अगर रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है, या फिर कह दिया जाए कोई बिंदु रेखा पर स्थित है, रेखा किसी बिंदु से होकर जाती है या कोई बिंदु रेखा पर स्थित है, तो आवश्यकता पड़ने पर वो बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट तो हमेशा करेगा, लेकिन हम लोग संतुष्ट उस समय कराएंगे जब जरूरत पड़ेगी, जब आवश्यकता होगी। अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित है, अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित है, तो वो बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ देखिए जो n वाला बिंदु है, यही बिंदु, ये जो बिंदु है, यही जो बिंदु है, इसी के आगे देखिए ये किस पर स्थित है, रेखा x+3 बराबर 7 पर स्थित है, तो स्थित है, तो इससे इसको क्या करा दें, संतुष्ट। अच्छा एक चीज़ आ रही है दिमाग में कि संतुष्ट क्यों करा रहे हैं। देखिए जब संतुष्ट इसलिए करा रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना है, किसी न किसी तरीके से हमें अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा प्रतिबिंब के निर्देशांक हैं। तो चलिए पहले देखिए कैसे निकालेंगे, समझते चलिए। तो ये जो n वाला बिंदु है इस रेखा पर स्थित है, तो संतुष्ट करा दो। कैसे, x की जगह ये, y की जगह ये, देखिए x, तो x की जगह ये हो जाएगा 3 + α/2 + 3, ये 3, y की जगह ये, y की जगह 8 + β/2, y की जगह बराबर 7। इसको हल कर दीजिए तो आएगा 3 + α 3 × 8 = 24 + 3 बीटा बराबर 14 आ जाएगा। जब दो एलसीएम ले लेंगे, जब दो, ये सब क्यों किया जा रहा है, ये तो संतुष्ट करा दिया। क्यों, क्योंकि ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है। अगर कोई बिंदु किसी रेखा पर स्थित है तो वो बिंदु रेखा को हमेशा संतुष्ट करेगा, लेकिन संतुष्ट उस समय कराइए जब जरूरत हो। यहाँ पर ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा का मान निकालना है। तो अल्फ़ा बीटा मतलब ये n AB पर स्थित है, तो n से AB को संतुष्ट करा दिया। अब देखिए दो एलसीएम ले लिया, ये आएगा अल्फ़ा + 3 बीटा बराबर आएगा -13 आ जाएगा, -13 एक समीकरण इसकी ये आएगा। अब अगर देखिए, अब एक समीकरण हमें मिल गया, किसके पदों में मिला, अल्फ़ा और बीटा के पदों में। अब अगर अल्फ़ा और बीटा के पदों में एक समीकरण और मिल जाए, एक समीकरण हमें मिल चुका है किसके पदों में, अल्फ़ा और बीटा के पदों में। अगर हमें अल्फ़ा और बीटा के पदों में एक समीकरण और मिल जाए तो हम लोग आसानी से दोनों को हल करके अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। देखिए हमने क्या बताया कि अल्फ़ा और बीटा के पदों में हमें एक समीकरण मिल चुका है। अगर किसी भी तरीके से अल्फ़ा और बीटा के पदों में हमें एक समीकरण और मिल जाए तो हम लोग दोनों समीकरणों को बड़ी आसानी से सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल सकते हैं। और अल्फ़ा बीटा प्रतिबिंब के निर्देशांक हैं। तो पहले हमने देखो n निकाल लिया, n AB पर रेखा पर स्थित है तो रेखा को संतुष्ट करा दिया। अब ये एक समीकरण आ गया, किसके पदों में आया, अल्फ़ा और बीटा के पदों में। अगर एक समीकरण और कहीं से मिल जाए, किसके पदों में मिल जाए, अल्फ़ा और बीटा के पदों में मिल जाए, अल्फ़ा और बीटा के पदों में, तो पूरा सॉल्व हो जाएगा अल्फ़ा भी तो मिलेगा। देखिए तो यहाँ पर कह सकते हैं जो PQ है वो AB पर लंब है। देखिए PQ जो है ये PQ AB पर लंब है। और लंब की कंडीशन क्या होती है, ये सब क्यों कर रहे हैं, देखिए इसलिए कर रहे हैं कि अल्फ़ा बीटा के पदों में एक समीकरण आ गया है, एक PQ लंब AB पर, एक समीकरण अल्फ़ा और बीटा के पदों में इससे आ जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेंगे अल्फ़ा बीटा आएगा। तो कैसे, देखिए PQ AB पर लंब है तो लंब के लिए क्या होता है, M1 × M2 बराबर -1, प्रवणताओं का गुणनफल।
तो पी क्यू की प्रवणता निकालिए पहले। देखिए ये क्यों किया जा रहा है, इससे क्या होगा, एक समीकरण बनेगा, किसके पदों में बनेगा, अल्फा बीटा के पदों में, और एक समीकरण ये अल्फा बीटा के पदों में, दोनों को सॉल्व कर लेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा, बस यही आंसर हुआ। तो देखिए पी क्यू की प्रवणता, पी क्यू की प्रवणता कैसे निकाली जाए, x2 माइनस y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो देखिए x1 y1 x2 y2 बीटा माइनस 8 x2 माइनस x1 अल्फा माइनस 3, ये पी क्यू की प्रवणता। अब ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता इसको देखो ऐसे लिख दो, -7 बराबर 0। तो ए बी रेखा की प्रवणता कैसे निकालोगे, किसी रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, -x का गुणांक बटे y का गुणांक, इससे निकाला जाए। ये क्यों किया जा रहा है, देखिए y का गुणांक ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अल्फा बीटा के पदों में एक समीकरण हमें पता चल चुका है, एक इससे पता चलेगा, दोनों को हल कर लेंगे तो अल्फा बीटा का मान आएगा। -x का गुणांक, देखो इसमें ए बी की -x का गुणांक, तो x का गुणांक 1 है क्योंकि रेखा की प्रवणता इसे निकालते हैं, और y का गुणांक 3 है, ये आया। तो इसको मान लो ये m1 हो गया, इसको मान लो ये m2 हो गया। अब देखिए m1 गुणते m2 बराबर -1, बोर्ड में देखिएगा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, अल्फा बीटा का मान निकालने के लिए, क्योंकि अल्फा बीटा के पदों में एक समीकरण आ गया, एक इससे आएगा, दोनों को हल करेंगे अल्फा बीटा का मान आएगा। देखिए तो m1 गुणते m2, m1 की जगह ये बीटा -8 अल्फा -3 m1 गुणते m2 गुणा -1/3 बराबर -1। अब देखिए ये हो जाएगा -बीटा -8 बराबर हो जाएगा -3 अल्फा -3, ये आएगा अल्फा -3। देखिएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा -8 बराबर 3 अल्फा -9, इससे बनेगा 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ये दूसरा समीकरण इससे बनेगा। ये बीटा इधर आ जाएगा, माइनस बीटा 9 इधर आ जाएगा, तो प्लस का 9 माइनस का 8। अब इन दोनों को सॉल्व करें। देखो पहला समीकरण अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर -13, और ये 3 अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, इसमें कर दो 3 से गुणा। देखिए क्या होगा, जब 3 से गुणा कराएंगे तो यहाँ 3 बीटा हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 को ऐसे, ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अल्फा बीटा के पदों में एक समीकरण था, एक इससे बनेगा, इससे दोनों को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। तो पहला समीकरण क्या है, ये है पहला, इसमें 3 का गुणा 9 अल्फा 3 बीटा बराबर 3, ये कैंसिल, 10 अल्फा बराबर -10, तो अल्फा बराबर -1। अब अल्फा का मान -1 समीकरण 1 में रख दें। देखो समीकरण 1 से अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर -13, अल्फा की जगह -1, 3 बीटा बराबर -13, ये माइनस का अल्फा इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का 12, बीटा बराबर आ गया -4, ये आया। तो देखिए तो प्रतिबिंब के निर्देशांक आंसर में क्या लिखे जाएंगे, अल्फा कामा बीटा -1 कामा -4, ये प्रतिबिंब के निर्देशांक अल्फा कामा बीटा मतलब -1 कामा -4। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो एक इसी के जैसा लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, उसको लगाना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत गजब का, स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, रेखा 4x + 7y + 13 बराबर 0, यही है, एक बार चेक कर लें। हाँ, को समतल दर्पण मानते हुए बिंदु -8, 12 का प्रतिबिंब ज्ञात करो।
बिंदु -8, का प्रतिबिंब ज्ञात करो और प्रतिबिंब आएगा -16, -2। ये वैसे लगेगा जैसे अभी एनसीईआरटी बुक का एक बताया। देखिए इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे किसी टाइप क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे तो इससे रिवाइज हो जाता है, बढ़िया तैयार हो जाता है। तो इसको लगाइए, कमेंट्स करके बताइए। और हमने आपको बताया कमेंट्स अभी से करिए कि आगे कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन सरल रेखा के 1-2 वीडियो और बनेंगे, ये समाप्त हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो और एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी बुक का है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसलिए इसको मोस्टली 90% बच्चे छोड़ देते हैं। है ये भी एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी का ही है। और हमने आपको बताया कि हमारे वीडियोज में आपको फॉर्मेलिटी मिलेगी, आपको वाकई में लगेगा कि हमने सिखाने का 100% प्रयास किया। इसलिए हम बार बार बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले समय में आपको इंटर क्लास के सारे चैप्टर के वीडियोज मिलेंगे और कंपटीशन के भी मिलेंगे। तो एनसीईआरटी का है, किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के समीकरण ये हैं तथा लंब केंद्र 1, 1 लंब केंद्र 1, 1 हैं, तो कहा गया त्रिभुज की तीसरी भुजा का समीकरण ज्ञात करो। हाँ, तीसरी मतलब जो एक बचेगी। 2 भुजाओं के समीकरण ये हैं, लंब केंद्र 1, 1 है। तो पहले इसको थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर इसके बाद पूरा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके बाद बस ख़त्म होने पर 1-2 लेक्चर और बाकी इसके। पहले देखिए लंब केंद्र क्या होता है। लंब केंद्र किसको बोलते हैं ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC, तो शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए। शीर्ष A से लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया। शीर्ष B से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दो, ये। तो ये जो केंद्र है इसी को लंब केंद्र बोलेंगे, इसी को लंब केंद्र, इसको लंब केंद्र बोला जाएगा। पहले तो ये समझना जरूरी कि लंब केंद्र क्या होता है, क्योंकि जब पता चल जाएगा कि लंब केंद्र क्या होता है तभी तो लगा पाएंगे क्वेश्चन। तो क्या बताया कि शीर्ष A से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया AD और शीर्ष B से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया BE। A से सामने वाली भुजा पर जो लंब डाला गया है वो AD है और B से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया है वो BE है। A से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया AD, B से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया BE। दोनों लंब जहाँ पर काटते हैं ये लंब केंद्र है। देखिए तीसरा अगर इस शीर्ष से लंब डाला जाए तो वो भी इसी बिंदु पर काटेगा, क्योंकि लंब केंद्र संगामी होते हैं। यहाँ से C से अगर इस पर लंब डालो, इस पर, तो वो भी इसी जगह पर काटेगा। ये लंब F, तो ये हुआ ठीक। तो ये लंब केंद्र। तो लंब केंद्र कैसे निकलेगा, लंब केंद्र कैसे निकलता है। ये लंब डाला जाए, इस शीर्ष से लंब डाला गया AD और इससे BE, बस इन्हीं दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु। और तीसरा अगर लंब डालेंगे वो भी इसी जगह से ही होकर जाएगा, तभी बोला जाता है लंब केंद्र संगामी होते हैं। संगामी मतलब एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, अलग अलग बिंदुओं से होकर नहीं जाते हैं। तो ये होता है लंब केंद्र। तो थोड़ा सा इस सवाल को समझते हैं। एनसीईआरटी का ऐसा क्वेश्चन है जो 90% बच्चे इसको छोड़ देते हैं। और एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चन, एनसीईआरटी अपने आप में बहुत अच्छी बुक है, उसको लगाना चाहिए। और उसके अलावा भी आपको देख रहे हो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या अन्य बुकों से अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं हमारे वीडियोज में। तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ढंग से देखिएगा। त्रिभुज की 2 भुजाओं के समीकरण दिए गए हैं, लंब केंद्र दिया गया। देखिए बड़ा सवाल है, गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे ये है, ये एक भुजा का समीकरण मान लो दिया गया 3x - 2y + 6 = 0। और एक भुजा का समीकरण ये दिया, एक का ये दे दिया गया, एक भुजा का मान लो AC भुजा का समीकरण दिया गया 3x - 2y + 6 = 0। और ये मान लीजिए BC भुजा का समीकरण दिया गया 4x + 5y - 20 = 0। तीसरी भुजा BC का समीकरण बाकी है। देखिए BC का समीकरण कैसे निकलेगा, मेरी बात सुनिएगा। अगर ये बिंदु B वाला बिंदु निकल आए और C वाला बिंदु निकल आए तो BC का समीकरण आ जाएगा। अगर हमें किसी भी तरीके से ये बिंदु B पता चल जाए और C पता चल जाए तो BC का समीकरण निकल आएगा। किस सूत्र से निकलेगा देखो, फिर ये BC के समीकरण के लिए ये सूत्र बन जाएगा। देखो BC का समीकरण, ये 2 बिंदु अगर पता, y - y1 y2 - y1 अपान x2 - x1 x - x1, इस सूत्र से।
इस सूत्र से बी सी का समीकरण निकल आएगा। अगर ये बी वाला बिंदु निकल आए और सी वाला बिंदु पता चल जाए, ये दोनों बिंदु पता चल जाए, कौन कौन से दो बिंदु पता चल जाए, एक बी वाला एक सी वाला, तो ये दो बिंदु हो जाएंगे। जैसे मान लो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ये बिंदु बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा x1 y1 और जो सी हो जाएगा ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, x2 y2। तो बी सी का समीकरण कैसे आएगा, देखिए y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 x माइनस x1। क्योंकि एक बिंदु जो b है इसको हम लोग समझ लेंगे x1 y1 और एक बिंदु जो c है इसको हम लोग समझ लेंगे x2 y2। फिर बी सी के समीकरण में दो बिंदु हो जाएंगे तो ये सूत्र लगा देंगे। तो कुल मिलाकर के अभी हमारा पहला मकसद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन हमने बताया 90% बच्चे छोड़ देते हैं, समझिएगा जरूर गौर से। तो पहला मकसद हमारा ये होगा कि हम लोग बिंदु B के निर्देशांक निकाल लें और बिंदु C के निर्देशांक निकाल लें। जब B और C के निर्देशांक पता चल जाएंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा देखिएगा, इसमें एक चीज़ और दी गई है, लंब केंद्र भी दिया गया है। लंब केंद्र देखो, गौर से देखिएगा, पूरा हम हल करेंगे लेकिन थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन टफ है, आपको केवल समझना है। तो आपको ओरली समझा दिया कि अब B और C के अगर निर्देशांक पता चल जाए तो ये सूत्र लगा देंगे। बी और सी के अगर निर्देशांक पता चल जाए तो ये सूत्र लगा देंगे, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो देखिएगा जरा गौर से, तो लंब केंद्र, जैसे एक लंब ये AD हो गया और एक लंब ये BE हो गया, तो ये लंब केंद्र है, ये लंब केंद्र है 1, अभी समझा रहे थे आपको लंब केंद्र। देखिए शीर्ष ए से, बहुत गौर से देखेंगे तब समझ में आएगा क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत टफ है। तो शीर्ष ए से जो लंब डाला गया AD, शीर्ष बी से लंब डाला गया BE, दोनों लंब अगर शीर्ष सी से लंब डाला जाए, शीर्ष सी से लंब डाला जाए तो वो भी इसी जगह से होकर जाएगा, 1, से होकर जाएगा। तभी बोला जाता है कि लंब केंद्र संगामी है, मतलब लंबवत जो लंब होते हैं, शीर्ष लंब होते हैं वो संगामी होते हैं। संगामी मतलब एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो अगर शीर्ष सी से लंब डालें तो वो भी इसी जगह से हो जाएगा, लंब केंद्र 1, से होकर जाएगा। चलिए दो ही से समझते हैं। तो अब हमें बी वाला निकालना है बिंदु और सी वाला बिंदु निकालना है। दो बिंदु ये पता चल जाएंगे तो ये दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण लगा दिया जाएगा। तो हम लोग कोशिश 100% कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है और ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर के लिए ही ज़रूरी है। हम बार बार हर वीडियो में यही बोलते हैं, इसलिए पढ़िए। देखिए अगर मैथ आप पढ़ रहे हो तो फिर फॉर्मेलिटी के लिए ना पढ़िए, इससे बेहतर तो आप पढ़िए ही नहीं, और नहीं तो मेहनत से पढ़िए। देखिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करेंगे सफलता 100% मिलेगी। तो हम लोग पहले एक काम करें, देखिए अब बी वाला बिंदु निकालना है हमें और कौन सा बिंदु निकालना है, सी वाला बिंदु निकालना है। तो हम लोग एक काम करें, चलिए 1 मिनट, जैसे हम लोग अगर ये BE का समीकरण निकाल लें, BE का समीकरण पहले निकालें। देखिए पहले BE का समीकरण निकाल लें इस BE का, और AD का समीकरण निकाल लें, AD का समीकरण निकाल लें। या ऐसा करिए AD न लें लंब, क्योंकि इसका समीकरण पता है, ये वाला लंब ले लें। 1 मिनट देखिएगा, ये वाला ले लें, ये वाला AD वाला भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो ये CF वाला ले लें, ये CF। AD वाला भी अगर लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है। AD वाला ये CF इसको मान लें। तो हम लोग एक काम करेंगे, पहले गौर से देखिएगा, जब तक B और C के निर्देशांक नहीं आएंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तो पहले हम लोग BE का समीकरण निकालें, उससे जब BE का समीकरण आएगा तो B बिंदु निकल आएगा, मेरी बात समझना। और फिर CF का समीकरण निकालें तो C वाला बिंदु निकल आएगा। जब BE का समीकरण आएगा तो बिंदु B निकल आएगा। BE के समीकरण से बिंदु B निकलेगा, कैसे अभी बताएंगे। और CF के समीकरण से, ये वाला क्यों लिया गया, क्योंकि ये समीकरण पता है, ये समीकरण पता है, और CF के समीकरण से C निकल आएगा। और जब B और C निकल आएगा तब ये फार्मूला लगाएंगे तो आएगा BC का समीकरण। थोड़ा सा गौर से देखते हैं कैसे आएगा, देखिएगा ज़रा ढंग से देखना। तो पहले हम लोग BE का समीकरण, किसका समीकरण निकालें, BE का। कैसे देखिएगा, BE कह सकते हैं जो BE रेखा है वो 1, से जाती है, इस पर लंब है। BE का मतलब हो गया 1, से जाती है,
1, से जाती है। देखो अगर हम फिर से आपको बता दें, बहुत बार समझ, बीई का समीकरण क्यों निकाल रहे हैं? बीई के समीकरण से बी आएगा और सीएफ के समीकरण से सी आएगा, और जब बी और सी आएगा तब ये सूत्र लगाएंगे, तब आएगा बीसी का समीकरण। बीसी मतलब जो तीसरी वाली भुजा का समीकरण निकालना है, तीसरी भुजा का समीकरण निकल के आएगा। तो पहले बीई का समीकरण निकालेंगे तो बी आएगा, सीएफ के समीकरण से सी आएगा। तो आप देखते चलिए कैसे आएगा, एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है। तो बीई का समीकरण, तो बीई का मतलब कह सकते हैं, बीई देखो कहाँ से होकर जा रही, देखो बीई कहाँ से होकर जा रही, 1, से जा रही और इस पर लंब भी है, इस पर लंब भी है। तो 1, से जाती है तथा 3x - 2y + 6 = 0 पर लंब है। अब आप पिछला लेक्चर देख लो जाके, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। इसकी लंब रेखा जो 1, से जाती, पिछले लेक्चर में हमने लंब और समांतर की बात की थी। मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि पिछला लेक्चर जरूर जाके देखो। अगर ये आपको समझ में ना आई ये चीज़, तो पहले आप जाके पिछला लेक्चर देखिए, पिछला लेक्चर जरूर देखिए, जरूर देखें, जरूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। अब आपको फिर से बता दें, बीई का समीकरण इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बी निकलेगा, सीएफ का समीकरण इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सी निकलेगा, और जब बी और सी निकलेगा तब ये सूत्र लगाएंगे तो निकलेगा बीसी का समीकरण। कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा बताएंगे। तो बीई का मतलब हो गया ऐसी रेखा जो बीई मतलब कहाँ से जाती है, 1, से जाती है तथा इस पर लंब है। तो इसकी लंब रेखा कैसे निकालोगे, जो पिछले लेक्चर में हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था उससे। इसकी लंब रेखा मतलब एक्स वाई के गुणांक आपस में बदल दो, बीच का चिन्ह बदल दो, यही पिछले लेक्चर में। ये चीज़ अगर किसी को ना समझ में आ रही हो तो इसके पहले पहला वाला लेक्चर देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि छोड़िए नहीं, बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया हर वीडियो में, इसलिए कर देखिए। तो बीई का समीकरण मतलब ऐसी रेखा का समीकरण जो 1, से जाती तथा इस पर लंब है, जो 1, से जाती तथा इस पर लंब है। तो इसकी लंब रेखा कैसे बनेगी, देखिए इसकी लंब रेखा, तो इसकी लंब रेखा कैसे बनेगी, एक्स वाई का गुणांक बदल जाएगा और बीच का चिन्ह बदल जाएगा। यही तो समझाया था पिछले लेक्चर में, इसलिए कह रहे बार बार करें, पहले पिछला लेक्चर देखो, अगर ये चीज़ ना समझ में आ रही हो तो पिछला लेक्चर देखिए। तो इसकी लंब रेखा, इसकी लंब रेखा कैसे लेंगे, एक्स वाई का गुणांक बदल जाएगा और बीच का चिन्ह बदल जाएगा, एक्स वाई का गुणांक बदल जाएगा और बीच का चिन्ह बदल जाएगा, एक्स वाई का गुणांक बदलेगा और बीच का चिन्ह बदलेगा। कैसे, देखो ये 2 हो जाएगा x के साथ, 3y के साथ, ऐसे हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 3y हो जाएगा, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस बराबर लेम्डा। यही हमने आपको समझाया था, यही हमने आपको समझाया था, यही हमने आपको समझाया था पिछले लेक्चर में। अब इस लेम्डा का मान कैसे निकालें, पिछला लेक्चर आप देखो जा करके, यहाँ से भी समझ सकते हो। 1, से इसको संतुष्ट करा दें। क्यों संतुष्ट करा दें, क्योंकि लेम्डा का मान निकालना है, लेम्डा का मान निकालना, और संतुष्ट इसलिए करा सकते हैं क्योंकि 1, से होकर जाती है। पिछले लेक्चर में पूरा सब यही चीज़ बताए थे, इसलिए बार बार बोलते जा रहे, पिछला लेक्चर देखिए। तो ये 1, से क्यों संतुष्ट करा दें, क्योंकि 1, से जाती तथा इस पर लंब है, तो इस पर लंब तो ये हो गई। लंब के लिए जो पिछला कॉन्सेप्ट बताया था, एक्स वाई के गुणांक बदल दो, एक्स का गुणांक वाई के साथ, वाई का गुणांक एक्स के साथ, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, ये लंब रेखा हो गई। लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज़ की कमी है, किसकी कमी है, लेम्डा की। तो लेम्डा कैसे निकालें, तो यही रेखा किससे होकर जाती है, 1, से। यही सारे कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में समझाए थे। तो 1, से संतुष्ट करा दो, x की जगह 1 रख दो, y की जगह भी 1 रख दो, तो लेम्डा की वैल्यू 5, ये 5 यहाँ रख दो, तो आ जाएगा 2x + 3y = 5। ये मान लो पहला समीकरण आ गया, और ये समीकरण है किसका, ये समीकरण है बीई का। इससे b निकलेगा भी। अब कह दो इससे b कैसे निकलेगा, समझिए जरा, इससे b कैसे निकलेगा समझना। ये जो AB है और जो BE है, देखो ऐसे ऐसे थोड़ा अलग समझिए, ये AB और ये BE, ये एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, B पर प्रतिच्छेदित करती हैं। कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं, B पर। कहाँ पर काटती हैं, AB का समीकरण ये देखो, ये AB का समीकरण ये है, ये वाला, ये है 4x + 5y - 20 = 0, और ये BE का समीकरण
2x प्लस 3y बराबर 5। और ये एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं? b पर। ये एक दूसरे को कहाँ पर मिलती हैं? b पर। ये एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं? b पर। ये एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? b पर। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु मतलब वो बिंदु जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं, जहाँ पर एक दूसरे को मिलती हैं, या कटान बिंदु। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालें तो b निकलेगा। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु तो b निकलेगा। इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु तो b निकलेगा। फिर ऐसे जब CF निकल आएगा तो जो CF आएगा और इसका प्रतिच्छेद बिंदु C आएगा, फिर ये फार्मूला लगेगा। तो हल हम आपको करेंगे, गौर से देखिए। तो जैसे ये आ गया, ये BE का आ गया, और AB का समीकरण लिख लो जरा। AB का देखिए, AB का कितना है? AB का, ये तो BE है, ये है AB, ये 4x प्लस 5y, इसको बराबर 20, इसको मान लो 2, ये AB का है। किसका है? AB का। तो AB और BE एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? B पर काटते हैं। AB और BE एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? रेखाएं B पर काटती हैं, मतलब एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेदित करती हैं? B पर। एक दूसरे को कहाँ पर मिलती हैं? B पर। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। इनका प्रतिच्छेद बिंदु मतलब इन दोनों को हल करके XY का मान, इन दोनों को हल करके XY का मान, तो इसमें गुणा कर दो 2 का। क्यों? क्योंकि यहाँ हो जाएगा 4, देखिएगा। तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, और इसको ऐसे लिख दो 4x प्लस 5y बराबर 20। 1 मिनट हम ये देख लें, ये बोर्ड से कट तो नहीं रहा है, वीडियो से ऐसा तो नहीं कि कट रहा। चलिए, नहीं कट रहा है। अब देखिए, अब इनको थोड़ा सा देखिएगा, घटाने पर कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा -10। ये आ रहा है वीडियो में, देख लें ज़रा। y बराबर, हाँ आ गया। अब देखिए y बराबर -10, y बराबर, तो देखिएगा ज़रा, y बराबर -10, ये मान समीकरण 1 में ले लो। समीकरण 1 से देखिएगा, 2x 3y, y की जगह -10 बराबर 5, तो 2x - 30 बराबर 5, तो 2x बराबर 35, तो x बराबर हो जाएगा 35/2। तो बिंदु कितना आएगा? 35/2 -10। ये देखो B निकल आया। ये कौन सा बिंदु निकला? B वाला निकल आया। ये B, ये किसका प्रतिच्छेद बिंदु है? AB और BE का। AB और BE का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब AB और BE एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? B पर ही काटते हैं। AB और BE एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? 1 मिनट देख लें, हाँ यही है, 35/2 -10। तो ये B वाला बिंदु निकल आया, ये B वाला बिंदु निकल आया। अब C बाकी है, तो C के लिए पहले CF का समीकरण निकालना पड़ेगा। CF का समीकरण देखिएगा गौर से, जैसे भी बताया CF का समीकरण, जैसे ये बताया था। CF का समीकरण मतलब 1, 1 से जाती है, इस पर लंब है। देखो जब BE का समीकरण आया तब B निकला है, यही वाला बिंदु B है। ये वाला जो बिंदु आपने निकाला है यही बिंदु B है। अब जब CF का समीकरण आएगा तो C निकलेगा। जब CF का समीकरण आएगा तो C निकलेगा, C निकलेगा, C निकलेगा, C निकलेगा। तो CF का समीकरण मतलब जो रेखा, ऐसी रेखा जो CF भी तो देखो 1, 1 से जाता है, ये भी लंब है, 1, 1 से जाती है और इस पर लंब है। देखिए CF का समीकरण मतलब 1, 1 से जाती है, 1, 1 से जाती है तथा किस पर लंब है? 4x प्लस 5y - 20 बराबर 0 पर लंब है। इससे निकलेगा CF का समीकरण। देखिए इसका BE का समीकरण कैसे था? 1, 1 से जाती है और इस पर लंब थी, इस पर लंब थी। और CF जो है वो भी 1, 1 से जाती है, लेकिन CF देखो इस रेखा पर लंब है, क्योंकि CF किस पर लंब है? AB पर। AB पर लंब है मतलब किस पर लंब है? 4x प्लस 5y - 20 बराबर 0 पर लंब है। तो लंब के लिए कैसे करते हैं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, पिछला लेक्चर देखिए। लंब के लिए x का गुणांक y के साथ, y का गुणांक x के साथ, x y के गुणांक बदल देते हैं। प्रवणता वाले मेथड से भी लग जाएगा, लेकिन पिछला लेक्चर देखिए एक ट्रिक बताई थी लैम्डा वाली।
x का गुणांक y के साथ, y का गुणांक x के साथ, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। देखिए तो 5 हो जाएगा x के साथ, ये 4 हो जाएगा y के साथ, और ये प्लस हो जाएगा माइनस बराबर लेमडा। अब लेमडा का मान कैसे निकलेगा, तो किससे जाती है, मतलब 1 कामा 1 से जाती है, इस पर लंब है तो ये है लंब। अब ये लंब रेखा कहाँ से जाती है, 1 कामा 1 से, तो इसको 1 कामा 1 से संतुष्ट करा दें। ये लंब रेखा, ये जो रेखा है ये इस पर लंब है, लेकिन कहाँ से जाती है, इस पर लंब है, मतलब ये कौन रेखा है, CF है, ये CF रेखा है, और कहाँ से जाती है, 1 कामा 1 से। तो 1 कामा 1 से क्यों संतुष्ट करा दें, क्योंकि लेमडा का मान निकल आएगा। देखिए 1 कामा 1 से संतुष्ट कराने पर, 1 कामा 1 से संतुष्ट कराइए, x की जगह 1 रखिए, ये आ जाएगा y की जगह भी 5 माइनस 4, तो लेमडा का मान आया 1, ये 1 यहीं रख दो तो हो जाएगा 5x माइनस 4y बराबर 1। ये हुआ किसका समीकरण, CF का। अब देखिए CF का हो गया, और AC का कितना है, AC का समीकरण ये है 3x माइनस 2y बराबर -6, ये है AC का समीकरण। और CF, ये CF और AC एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, देखिए C पर काटते हैं, एक दूसरे को C पर काटते हैं, एक दूसरे को, जो CF है और जो AC रेखा है वो एक दूसरे को C पर काटते हैं। देखिए अरे AC रेखा ऐसे है और CF रेखा ये ऐसे है, ये CF, तो एक दूसरे का कहाँ पर काटते हैं, ये AC और CF, ये AC है ये CF है, एक दूसरे को C पर काटते हैं, C पर काटती हैं रेखाएं। तो मतलब अगर इन दोनों का कटान बिंदु निकालें, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो किसका कौन सा बिंदु निकल आएगा, C वाला, और B आ चुका है, और जब B और C आएगा तब ये सूत्र लगाएंगे तो आएगा तीसरी रेखा BC का समीकरण। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालो, देखो इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाला जाए, गौर से देखिएगा कैसे निकालेंगे। यहाँ 4 कर लें तो इसमें करने कितने गुणा, 2 का गुणा इसमें कर लें, तो यहाँ 4, इसको ऐसे लिखो, देखो 5x माइनस 4y बराबर 1, ये तीसरी वाली ऐसे, ये 2 से गुणा करा दो, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4 और 2 छाका 12। अब देखो क्या होगा, इसको घटाने पर कर दें, इसको घटाने पर कर देंगे तो माइनस प्लस, ये प्लस, ये कट जाएगा, -x बराबर आएगा 13, x बराबर आएगा -13। ये x का मान समीकरण 3 में ले लो, देखो समीकरण 3 से 5, ये 3, 5x, तो x की जगह -13 माइनस 4y बराबर 1, तो -65 माइनस 4y बराबर 1, तो ये हो जाएगा -4y बराबर +66 हो जाएगा, 66, 65 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर आएगा -33/2। तो बिंदु C वाला कितना आएगा, देखो x का मान -13 और y का मान -33/2, ये C वाला बिंदु निकल आया, ये C वाला बिंदु निकल आया। अब देखिए BC का समीकरण, अब BC का समीकरण, तो BC, B ये है x1 y1, C ये है x2 y2, B ये है x1 y1, C ये है x2 y2। देखो तो क्या है, y माइनस y1, x1 y1 माइनस y1 तो +10, y2 माइनस y1, y2 ये है -33/2, माइनस y1 की जगह -10 तो +10 हो जाएगा, और x2 ये x2 -13 माइनस x1 35/2 और x माइनस x1, x1 की जगह 35/2, x1 की जगह ये 35/2। अब देखिए इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसमें 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20, तो -13 आएगा, इसमें 2 एलसीएम करेंगे तो 26, तो 6 5 11, 26 6 5 ये आएगा 61,
और इसमें 2 एलसीएम कर लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 35/2 ये चीज़। ये देखो 2, इसको जब ऊपर वाले का 2 एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का 2 एलसीएम लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा। 13 दूनी 26 तो 6 5 11 यही आएगा। और ये 2 एलसीएम कर लिया। अब ये 2 का गुणा इसमें कर दें, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब तो सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, y प्लस 10 माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। ये 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 कम 2 और 2 6 का 12, ऐसे 122 का गुणा इसमें हो जाएगा बराबर 13 गुणते 2x माइनस 35। इसको सॉल्व कर लेंगे। 122 कैसे हुआ, 2 का गुणा जब इसमें कराएंगे। अब इसका आंसर एक बार लिख देते हैं। अच्छा चलो आंसर इसका लिख देते हैं। देखिए तो आप सॉल्व कर, 1 2 लाइन बच्ची सॉल्व करने के लिए। आंसर इसका है 26x माइनस 122y माइनस 1675 बराबर 0, ये आंसर है। तो सॉल्व कर लेंगे। तो ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसको बच्चे छोड़ देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब नया कॉन्सेप्ट ही बता रहे, नया कॉन्सेप्ट बता रहे, 2 रेखाओं के बीच का कोण, 2 रेखाओं के बीच का कोण। अब देखिए ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको अगर नहीं सॉल्व कर पाए तो इंटर में इसका काम पड़ता है, और अगर नहीं समझ पाए, इसलिए हमने कहा कि ये सारी चीज़ें पढ़िए। इसीलिए इतने ज़्यादा लेक्चर हो रहे हैं। तो हम हर बार बोलते हैं कि फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ा रहा, आपको हकीकत में सिखाने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि पहले आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इंटर के हर एक चैप्टर के वीडियो मिलेंगे। और अगर ये नहीं सीख पाए तो आप फिर दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि इंटर में आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। कई सारे मतलब क्वेश्चन, कई सारे चैप्टर के क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड होंगे, तो दिक्कत मिलेगी। 2 रेखाओं के बीच का कोण, जैसे कह दिया जाए एक रेखा ये 2, तो ये कोण होता है 2 रेखाओं के बीच का। एक ये M1 हो गया, ये बताया था वैसे, और एक ये M2 हो गया। तो दोनों रेखाओं के बीच का कोण मतलब ये tan थीटा बराबर बताया था मॉड ऑफ M1 माइनस M2। पीछे बता भी चुके हैं, पीछे स्ट्रेट लाइन में 1 प्लस M1 M2। पहले रेखा की प्रवणता M1, दूसरे की M2 के बीच का कोण थीटा। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मॉड हटा के प्लस माइनस, मॉड हटा के प्लस माइनस, मॉड हटा के प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, मॉड हटा करके। ये हो गया 2 रेखाओं के बीच का कोण थीटा जो है, थीटा। अगर इस पूरे को बोलेंगे तो इसको मालूम है, थीटा जो है 2 रेखाओं के बीच का कोण है। और इस पूरे को बोलेंगे 2 रेखाओं, इसको क्या बोलेंगे, 2 रेखाओं के बीच के कोण की स्पर्शज्या, कोण की स्पर्शज्या ये बोलेंगे। 2 रेखाओं के बीच के कोण की स्पर्शज्या। अगर थीटा बोला जाए तो 2 रेखाओं के बीच का कोण है, और अगर tan थीटा बोला जाए तो ये 2 रेखाओं के बीच के कोण की स्पर्शज्या है। अगर थीटा बोला जाए तो ये 2 रेखाओं के बीच का कोण है, अगर tan थीटा बोला जाए तो ये 2 रेखाओं के बीच की कोण की स्पर्शज्या है। ये पीछे लेक्चर में बता के आए, पिछले कई सारे लेक्चर में, दूसरे तीसरे लेक्चर में बताया था स्ट्रेट लाइन के। इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन उनमें से बताते हैं, कुछ एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो शुरुआत कर देते हैं एनसीईआरटी से आज। अब देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, इसको गौर से देखिएगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बुक का है। बस अब लास्ट में आप पहुँचे, एक आध लेक्चर और बनेंगे। अभी से कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए, कौन सा चैप्टर फर्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट किया जाए। अभी से कमेंट्स करके बताना शुरू कर दीजिए, लास्ट में आप पहुँचे। अब देखिए इसमें बोला गया है कि यदि रेखाएं y बराबर 3x + 1 तथा 2y बराबर x + 3, रेखा y बराबर mx + 4 से समान कोण बनाती हैं, तो m का मान ज्ञात करिए। मतलब ये वाली रेखा इससे जितना कोण बनाती है उतना कोण ये वाली रेखा इससे बनाएगी। ये वाली रेखा और इसके बीच का कोण, ये वाली रेखा और इसके बीच का कोण समान है, बराबर है, क्योंकि बोला गया ये रेखाएं इस रेखा से समान कोण बनाती, मतलब ये और इसके बीच का कोण, इसके और इसके बीच का कोण समान। मतलब ऐसे देखो, जैसे ये वाली रेखा, ऐसे एक रफली सा फिगर, और ये वाली रेखा, ये वाली मान लो y बराबर 3x + 1 और ये वाली है
y बराबर mx प्लस 4। मान लो कि ये दोनों थीटा कोण बनाती, मतलब ये वाली रेखा इससे जितना कोण बनाती है उतना कोण ये वाली रेखा इससे बनाएगी। अब दूसरा जैसे, अब देखो दूसरा ऐसे, जैसे ये है ऐसे रफली फिगर y बराबर mx प्लस 4 और ये है 2y बराबर x प्लस 3, ये भी थीटा कोण, मतलब ये दोनों रेखाएं इससे समान कोण बनाती हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, m की वैल्यू बतानी। और हम अब लास्ट में ही लगभग आप पहुँचे हैं स्ट्रेट लाइन में। तो ये वाली रेखा इससे जितना कोण बनाती है उतना कोण ये वाली रेखा इससे बनाएगी, क्योंकि ये दोनों रेखाएं इससे समान कोण बनाती। तो मान लो ये वाली रेखा इससे थीटा कोण बनाती है, तो ये वाली रेखा इससे कितना कोण बनाएगी, थीटा ही बनाएगी। तो m का मान बताना है। देखिए, तो इन दोनों के बीच का कोण और इन दोनों के बीच का कोण समान है। तो अभी आपको जो सूत्र बता करके आए, देखिए, तो पहले इसकी प्रवणता देखो, इसकी जो प्रवणता है, इसकी प्रवणता m है और इसकी जो प्रवणता है वो 3 है। अब कहते इसकी प्रवणता कैसे निकालेंगे, देखो इसकी प्रवणता कैसे निकालेंगे थोड़ा समझ लीजिए। इसको पहले ऐसे लिखो 3x माइनस वाई, जैसे इसकी निकलेगी वैसे इसकी निकलेगी, वैसे इसकी निकलेगी, थोड़ा समझ लीजिए। 3x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। प्रवणता का ये सूत्र लगा दो, ये माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो माइनस x का गुणांक कितना हुआ 3 और y का गुणांक -1, तो कट जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। या फिर इससे भी निकाल सकते हो, y बराबर mx प्लस c से भी निकाल सकते हो, तो m का मान 3 आएगा। y बराबर mx प्लस c से, y बराबर mx प्लस c से निकालोगे तो अब भी m का मान 3। तो इसकी प्रवणता कितनी हो गई 3 और इसकी प्रवणता m। ऐसे इसकी निकालेंगे तो इसकी प्रवणता तो m ही है, देखिए इसकी प्रवणता तो m है और इसकी प्रवणता कितनी आएगी, इसकी प्रवणता आएगी 1/2। ऐसे ही निकाल लेंगे, ऐसे ही निकाल लेंगे। पहले सारे टर्म एक तरफ करेंगे, 2y को भी एक तरफ कर लेंगे, 2y को इधर कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। तो इसकी प्रवणता 1/2 आएगी। अब देखिएगा थोड़ा सा m का मान बताना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, बस एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन और बाकी वो बताएंगे। इसके बाद 1-2 लेक्चर के बाद ये स्ट्रेट लाइन खत्म होगी, तभी हम बोल रहे हैं कि आप अभी से कमेंट्स करिए कि अब फर्स्ट ईयर के लिए कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। देखिए तो गौर से देखिएगा, तो इन दोनों के बीच का कोण मान लो थीटा है, तो इन दोनों के बीच का भी थीटा। तो आपको सूत्र क्या बताया गया था, tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2। तो m1 एक रेखा की प्रवणता, देखिए इसमें लगाया जाए पहले, इसमें tan थीटा बराबर, गौर से देखिएगा, m1 मान लो ये m, m2 ये 3, 1 प्लस m1 की जगह कितना है m है और m2 की जगह 3, तो हो जाएगा 3m। अब इनके बीच का कोण, तो यही चीज़ देखो, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2, तो m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, m1 की जगह m, m2 की जगह 1/2, तो ये आएगा। अब देखो tan थीटा, ये भी tan थीटा, गौर से देखिएगा, ये क्या है, इन दोनों के बीच का कोण tan थीटा, बीच के कोण की स्पर्शज्या हो गई, इन दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या, क्योंकि दोनों के बीच का कोण थीटा है, tan लगा देने से बन जाता है स्पर्शज्या। स्पर्शज्या इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। तो इसमें m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, इसमें भी tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 की जगह m, m2 की जगह। अब देखो दोनों tan थीटा के मान हैं, दोनों बराबर कर दीजिए, दोनों, ये भी tan थीटा का मान, ये भी tan थीटा, तो बराबर कर दीजिए। कैसे, ऐसे देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से कैसे बराबर करोगे, देखो m माइनस 3 1 प्लस 3m बराबर m माइनस 1/2 m/2। देखो माड हटा दो तो m माइनस 3 1 प्लस 3m, माड हटाएंगे तो क्या लग जाएगा प्लस माइनस, 2 एलसीएम कर लो तो 2m माइनस 1 और 2 प्लस m, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, माड हटा दिया।
अगर आपसे कोई पूछे दोनों तरफ माड है, दोनों तरफ प्लस माइनस लगेगा क्या? नहीं, एक ही तरफ लगाते हैं। अगर दोनों तरफ माड हो तो माड हटाने पर एक ही साइड में प्लस माइनस लगाते हैं। अगर दोनों तरफ माड है तो माड हटा करके एक ही साइड में प्लस माइनस लगाएंगे, चाहे इस साइड लगा दो और चाहे इस साइड लगा दो, ये ध्यान रखना। और ये दो कैसे, 2 LCM लेंगे तो 2m-1, 2 LCM लेंगे तो 2+m और 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिएगा, एक बार प्लस ले लो, प्लस लेने पर तो m-3, अभी बताया था माड हटा के प्लस माइनस लेते हैं, प्लस लेंगे तो 2m-1 2+m। इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा गौर से, क्रॉस कर दो ऐसे, m-3 का गुणा इसके साथ 2+m बराबर इसका गुणा इसके साथ 1 + 3m 2m-1, ये आएगा। अब देखिएगा गौर से, ये हो जाएगा 2m-6 और ये हो जाएगा m² - 3m। 2 का पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर m से कर दिया, 2 से इसमें 2 से इसमें, फिर m का करेंगे तो ये आएगा। ऐसे इसमें देखो, इस एक का पूरे में कर दो तो 2m-1, फिर 3m से कर दो तो 6m² - 3m। पहले एक का कर दिया 2m-1, 3m से किया तो 6m² - 3m। ये हो जाएगा, देखो m² - m -6, ये 6m² इस साइड ले आओ तो -6m², ये हो जाएगा -3m + 2m, -3m + 2m तो -m बचेगा, इस साइड आएगा तो +m हो जाएगा, ये -1 इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, सारे टर्म एक तरफ हो गए। अब देखो -6s² + m² तो -5m², ये इससे कैंसिल, -6 + 1 तो -5 से भाग कर दो तो आएगा m² + 1 बराबर 0। अब देखिए ये आ जाएगा m² बराबर -1 तो m बराबर √-1। तो आपको पता है ये सम्मिश्र संख्या में पड़ा होगा, एक काल्पनिक है। कैसा है? काल्पनिक है। आपने सम्मिश्र संख्या में पढ़ा होगा, सम्मिश्र संख्या में पढ़ा होगा कि एक काल्पनिक है, इससे कोई मान नहीं निकलेगा। तो प्लस लेने पर तो ये आ गया। अब माइनस लें, देखिए यहाँ पर माइनस लें, गौर से देखिएगा, NCERT क्वेश्चन है, NCERT का। माइनस लेने पर यहाँ पर माइनस लें, देखिए तो क्या आएगा, m-3 1 + 3m, यहाँ माइनस लें, यहाँ माइनस लेंगे तो 2m-1 2+m, 2m-1 और 2+m, फिर गुणा कराएं, देखिए m-3 और 2+m बराबर माइनस यहाँ लिया गया, यहाँ देखिए माइनस लिया गया, यहाँ पर माइनस, गौर से देखिएगा माइनस लिया गया, थोड़ा सा ढंग से देखिएगा, प्लस लिया गया तो ये रिजल्ट आया काल्पनिक, यहाँ पर माइनस लिया गया। देखो ऐसे गुणा करेंगे, इस माइनस के अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 1 - 2m हो जाएगा, 1 - 2m और इसका भी गुणा 1 + 3m, ये हो जाएगा। माइनस चिन्ह का गुणा कर दिया, माइनस का गुणा कर देंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा, 2m माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का और 2m माइनस का, 1 प्लस का और 2m माइनस का। देखिएगा अब गुणा करा दें, m का पहले करा दो तो 2m + m², अब -3 का करेंगे तो -6 - 3m, m का गुणा इसमें 2m, m का m में, -3 का 2 में, -3 का m में। अब इस 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 3m में, -2m का 1 में तो -2m, -2m का -3 तो -6m²। देखिए ये बचेगा m² -3m + 2m तो -m - 6, इधर से -6m² इस साइड आएगा तो +6m² हो जाएगा। 3m में 2m घटाओगे, 3m - 2m बचेगा, m इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा और 1 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 7m² - 2m - 7 बराबर 0। अब इसके देखिए फैक्टर एक बार 7 × 7 = 49, तो इसके फैक्टर नहीं होंगे, श्रीधराचार्य लगा दिया जाए, श्रीधराचार्य लगा दिया जाए। 1 मिनट देख लें, क्वेश्चन गलत तो नहीं नोट कर दिया था हमने, क्योंकि फैक्टर इसके नहीं हो रहे हैं, इसके फैक्टर नहीं हो रहे, बस इसको 1 मिनट में चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं गलत नोट हो गया हो तो फिर सॉल्व नहीं हो रहा होगा।
1 मिनट बस रुकिए, देख लें गलत तो नहीं नोट हुआ था, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे। 2i बराबर x प्लस 3 सही नोट है। अब देखिए धराचार लगा दीजिए, श्री धराचार लगा दिया जाए, क्या हो जाता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये तो हो जाएगा x बराबर मतलब m बराबर माइनस, देखिएगा m बराबर फैक्टर नहीं हो रहा है इसलिए श्री धराचार एनसीईआरटी क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। माइनस b की जगह -2 प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह 7, c की जगह -7 अपान 2a की जगह 7। देखिए m बराबर 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा प्लस 4 7 7 49, 49 का गुणा 4 में 4 नहीं 36, 4 चौके 16, 3 19 ये आएगा, और ये आ जाएगा 14। तो m बराबर हो जाएगा 2, ये 200 को लिख सकते हैं 10 रूट 2, 200 को लिख सकते हैं 10 रूट 2 हाँ 10 रूट 2 अपान 14। अब देखिए 2 इससे कामन कर लें, 2 कामन कर लीजिए, तो जब 2 यहाँ से कामन होगा तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, और 2 से 14 कट जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा। तो ये आंसर आया m का, ये m 2 कामन लेके 14 काट देंगे, ये आंसर आया। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब देखिए ज़्यादा लेक्चर नहीं बचे, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो बताएंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट सीख जाएं। अब अगर आपको लग रहा हो, देखिए इतने क्वेश्चनों में, इन क्वेश्चनों में मेहनत करनी पड़ती, तो आपको लग रहा है कि हम ईमानदारी से आपके साथ मेहनत करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और ये कमेंट्स अब इसमें ज़रूर कर देना कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।